हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे पराशर दाब के नियम के बारे में। तो बच्चों, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को समझा था, डिफ्यूजन को समझा था, ऑस्मोसिस को समझा था और एसपीएम के बारे में जाना था। तो मैं एक बार आपको बता दूं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हमने समझा था, ये क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको हमने पराशर दाब कहा था। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या आती है कि पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जितना प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जाता है वही प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इसमें क्या था, एक एसपीएम के द्वारा जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करते हैं, जब हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से जैसे कंटेनर लेके हमने पार्टीशन लगा दिया एसपीएम से, यहाँ पे सॉल्यूशन को ले लिया और इधर सॉल्वेंट को ले रखा है। बेटा, सॉल्वेंट विलायक, सॉल्यूशन विलयन। विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है जबकि सॉल्वेंट की सांद्रता कम होती है। सांद्रता से मतलब होता है सॉल्यूट की मात्रा। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ लोअर कंसंट्रेशन से जाना सॉल्वेंट का एसपीएम में से होकर क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो हम सॉल्यूशन पर एक्सटर्नल मिनिमम प्रेशर जो लगाएंगे वही प्रेशर क्या कहलाएगा? पराशर दाब कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी से रिप्रेजेंट करते हैं या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि पराशर दाब के नियम क्या है। ठीक है। और पराशर दाब के लिए कौन सी इक्वेशन आती है जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं कि पराशर दाब के नियम है क्या। टॉपिक है आज का लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पराशर दाब के नियम। बेटा, पराशर दाब के दो नियम थे जो बॉयल-वॉन्टॉफ और चार्ल्स-वॉन्टॉफ के लिए दिए गए। और ये दोनों जो नियम दिए गए, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक जनरल इक्वेशन ड्राइव की गई थी जो कि पराशर दाब को बताती है या पराशर दाब को किसी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करती है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉ दिए गए हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के दिए गए हैं। किसके लिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वर्ड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं वैद्युत अनपघटय। वैद्युत अनपघट्य। ये कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें जल में घुलने पर अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जो लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो दिए गए वो किसके लिए दिए गए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए दिए गए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और ये बॉन्टॉफ के द्वारा दिए हुए नियम है। तो बेटा, पराशर दाब के जो नियम थे वो दो नियम थे और इसमें पहला जो नियम दिया था वो दिया था बच्चों बॉयल-वॉन्टॉफ ने। किसने दिया था? बॉयल-वॉन्टॉफ ने। तो पहला जो नियम है वो है बॉयल-वॉन्टॉफ लॉ। बॉयल-वॉन्टॉफ लॉ। बॉयल-वॉन्टॉफ लॉ क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी विलयन का पराशर दाब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी विलयन का पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। नियम क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलयन का पराशर दाब, जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। पराशर दाब P या पाई। पराशर दाब विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता को इस तरह से आते हैं C के समानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम बॉयल ने दिया था, समानुपाती होता है। मैथमेटिकली रूप क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर पराशर दाब P समानुपाती होगा C के
और किस पर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर परासरण दाब P जो होगा बच्चों वो विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होगा। P बराबर K इंटू C, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर हेयर K जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। पहली इक्वेशन बन गई हमारी P बराबर K इंटू C। ये क्या है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने की जगह हमने K ले लिया। K यहाँ पर एक क्या था, कांस्टेंट था। तो पहला नियम ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। सेकंड लो, दूसरा जो नियम था परासरण दाब का, दूसरा जो नियम था वो नियम दिया गया था चार्ल्स वॉन्टॉफ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स वॉन्टॉफ के द्वारा दिया गया था। तो ये जो नियम था वो क्या था, ये बताते हैं हम आपको। चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ, चार्ल्स वॉन्टॉफ का नियम। ये जो नियम है बॉयल वॉन्टॉफ का नियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर था और ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर होगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो लिया गया है वो टेम्परेचर को लिया गया है और P समानुपाती किसके, C के। लेकिन इसमें कांस्टेंट लिया जाएगा C को और P समानुपाती किसके होगा, T के। तो कांस्टेंट सांद्रता पर, कांस्टेंट सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब P या पाई, विलयन का परासरण दाब टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के, टेम्परेचर के समानुपाती होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यानी कि P जो है वो समानुपाती किसके होगा, T के। और किस पर, एट कांस्टेंट C कंसंट्रेशन। कांस्टेंट जो है नियत सांद्रता पर क्या होगा, P समानुपाती होगा T के। तो P बराबर K इंटू T, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, परासरण दाब के जो नियम थे वो दो नियम थे, एक बॉयल वॉन्टॉफ का नियम, एक चार्ल्स वॉन्टॉफ का नियम। हमें यह ध्यान रखना है कि जो नियम है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के दिए गए थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिए गए थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका जल अपघटन करने पर जो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इन दोनों नियम को मिलाकर, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी समीकरण से। पहली समीकरण क्या है, P बराबर K इंटू C। दूसरी इक्वेशन क्या है, ठीक है, या फिर हम यहां से ले रहे हैं इसको, फर्स्ट एंड सेकंड से P समानुपाती मान ले रहे हैं हम एक बार, P समानुपाती C और P समानुपाती T। ठीक है, P समानुपाती किसके है, C के एक बार, और एक बार P किसके समानुपाती है, T के समानुपाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम ये मान सकते हैं P समानुपाती C इंटू T, P समानुपाती C इंटू T। आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, P समानुपाती C इंटू T है, तो बेटा हो जाएगा P बराबर SCT। यहां पर S क्या है, समानुपाती साइन को हटाने की जगह हमने एक सॉल्यूशन कांस्टेंट लिया जिसे हम कहते हैं विलयन स्थिरांक। S यहाँ पर क्या है, विलयन स्थिरांक है जिसका मान निश्चित होता है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। अब P बराबर SCT हो गया, P यहाँ पर परासरण दाब, S यहाँ पर विलयन स्थिरांक, C यहाँ पर कंसंट्रेशन और T यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो P बराबर CST और C यहाँ पर सांद्रता है। बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है, C जो है वो क्या होती है, C बराबर होता है N/B, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आयतन में, पर लीटर विलयन में मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उसकी सांद्रता कहलाती है। तो C बराबर क्या अप्लाई कर दोगे, N/V। तो P बराबर हो जाएगा N/V ST। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा, N/V ST। तो ये हो जाएगा बच्चों PV इक्वल टू NST। N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स,
एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है भार बटे अणु भार। आपने मोल फ्रैक्शन में जाना था, ये मोलरता में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम एस इंटू टी। तो ये हो जाएगी इक्वेशन P इक्वल टू, या पाई भी मान सकते हो P की जगह, डब्ल्यू एस टी अपॉन एम इंटू बी। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। हेयर P इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, P इक्वल टू क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। W वेट, किसका वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, बिले का वजन, बिले का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट। S सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बिलियन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। T यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाएगा। M यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट है किसका बेटा, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। B वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में मेजर किया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि C जो है कंसंट्रेशन पर लीटर, पर लीटर में मोल की संख्या जो होती है वो कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक है। और N की अगर हम बात करें, N यहाँ पर क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, सॉल्यूट के मोलों की संख्या N है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपको, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासर दाब के नियम। तो बेटा वॉन्टॉफ ने परासर दाब के नियम दिए, जिसमें दो नियम हैं। पहला नियम है बॉयल वॉन्टॉफ लॉ, सेकंड लॉ इज चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ। तो पहले नियम की अगर हम बात करें, तो पहला नियम क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलयन का परासर दाब, या परासर दाब तो हम पहले भी पिछली वीडियो लेक्चर में हमने परासर दाब को क्लियर किया था, ठीक है। परासर दाब को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से या पाई से। परासर दाब P या पाई विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन के क्या होता है, समानुपाती होता है, C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P समानुपाती C किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P इक्वल टू K इंटू सी, हमने साइन मान लिया, या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 इसको भी मान सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हटा दे रहा हूं, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, यहाँ पे इसको सेकंड मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P बराबर K इंटू सी, हेयर के कांस्टेंट। फिर चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ, सेकंड लॉ आया हमारा, कांस्टेंट सांद्रता पर, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर विलयन का परासर दाब उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं, अगर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें तो P बढ़ता है। P समानुपाती T एट कांस्टेंट C, P बराबर K इंटू T, हमें पता है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन में P समानुपाती C, दूसरी इक्वेशन में P समानुपाती T, पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो बेटा P के दोनों समानुपाती हैं, कंसंट्रेशन भी एंड टेम्परेचर भी। तो P बराबर क्या हो गया, C इंटू टी। अब P बराबर C इंटू टी जब हो गया, तो P समानुपाती C इंटू टी जो था, उसमें समानुपाती साइन को हटाने की जगह हमने ले लिया सॉल्यूशन का कांस्टेंट, 0.0821 लीटर एटीएम। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसका क्या होता है, मान होता है, जो कि निश्चित है। P बराबर SCT, तो P बराबर CST हमने रख लिया। C बराबर होता है मोल्स, मोल्स बराबर हमने लगा दिया NYB ST। P इधर पहुंच गया, PV इक्वल टू NST हो गया। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इक्वल टू NRT, गैस इक्वेशन जिसे बोलते हैं, आइडियल गैस समीकरण या आदर्श गैस समीकरण। P बराबर N/VST, PV इक्वल टू NST। N बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का अणु भार। तो हमने ये N बराबर वैल्यू लगा दी और P बराबर ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। इससे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि P क्या है, W क्या है, T क्या है, M क्या है, B क्या है और N क्या है। तो बच्चों आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस इक्वेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल है 0.5% ग्लूकोज के, ये जो 0.5% ग्लूकोज का जलीय विलयन दे रखा है, वो दे रखा है
भार अनुसार, ठीक है। 0.5% ग्लूकोज के जलीय विलयन का 18 डिग्री सेल्सियस पर, जलीय विलयन का 18 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेटा मैंने आपको परसेंटेज W/V पढ़ाया था। जैसे परसेंटेज W/V का क्या मतलब होता है? परसेंटेज W/V में अगर हमें 0.5% दे दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पर 100 ml सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 0.5% विलेय गुना हुआ है, तो 0.5 ग्राम विलेय का जो वजन होगा वो होगा 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ठीक है। अब परसेंटेज के बेस पे दे रखा है तो आयतन दे रखा होगा पर 100 ml, तो B बराबर 100 ml। बेटा ml को जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो B बराबर आ जाएगा 100/1000, यानी कि B बराबर 0.1 लीटर, ठीक है बच्चों। हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी? हमने इक्वेशन पढ़ी थी PV = NST, ये था। तो क्या होगा? PV = W/M/ST, तो P बराबर WST/M/B। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब हमने W का मान देख लिया, V का मान देख लिया, M किसके लिए निकालोगे आप बेटा? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए M कितना आता है? सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, तो 12 गुणा 6 प्लस 12 गुणा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, प्लस 6 गुणा इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुणा 6, 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 16 छिंग 96, ये हो जाएगा 6 2 8 10, 180। यानी कि ग्लूकोज के लिए M जो आएगा वो आएगा 180 ग्राम प्रति मोल। क्या आ जाएगा बच्चों? 180 ग्राम प्रति मोल। अब हमारे पास B का मान है, M का मान है, W का मान है, T का। T बराबर कितना दे रखा है? 18 डिग्री सेल्सियस। और बेटा ये T जो है मैंने अभी आपको बताया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? परम ताप। और परम ताप हमेशा केल्विन में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? केल्विन में। तो केल्विन में मेजर करते समय 18 में 273 ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा T बराबर 291 केल्विन। कितना हो जाएगा? 291 केल्विन। और अब बचा है S का मान निश्चित होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। हमने वैल्यू पुटअप कर ली, फॉर्मूले को अप्लाई करके बस कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला क्या है? P बराबर WST/M/B, ये फॉर्मूला है। तो P बराबर W की वैल्यू कितनी है? 0.5, S का मान 0.0821, T का मान 291, ठीक है, 291 हो गया केल्विन में। M का मान कितना दे रखा है बच्चों? 180, ठीक। और V का मान 0.1। हमने सारे मान लगा दिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है। बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे हम इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 जीरो हमें बढ़ा दे। 1 2 3 4। P बराबर 5 गुणा, ये हो गया 821 गुणा 291 बटे 18 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 और 1 5, 10 की घात 5, ठीक है। अब P बराबर 5 गुणा, P बराबर कितना? 5 गुणा 821 गुणा 291, 291 गुणा 10 की घात प्लस के 5 है, अपॉन ऊपर चले जाए, क्या होगा? माइनस का 5 बटे 18। आपको क्या करना है? इन सब की मल्टीप्लाई करके 18 से उसमें भाग देना है, तो P बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 0.66 ATM। और पराशर दाब का जो मात्रक होता है, दाब का मात्रक पास्कल, ATM, बार, ये सब मात्रक होती हैं दाब की।
तो P बराबर 0.66 ATM इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट को करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 5% W/B जलीय विलयन का परासरण दाब बेटा 27 डिग्री सेल्सियस पर है। 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 5% W/B का जलीय विलयन जो है उसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना है। परासरण दाब पूछ रहा है, मतलब P आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। सॉल्यूशन कांस्टेंट का मान निश्चित होता है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बदलना है केल्विन में, तो 27 प्लस 273, तो T बराबर हो जाएगा 300 केल्विन। कितना केल्विन हो जाएगा बच्चों? 300 केल्विन। अब यूरिया के 5% जलीय विलयन दे रखा है, तो 5% का मतलब होगा प्रति 100 ml में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। तो यूरिया का वेट कितना होगा? वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml और लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 0.1 लीटर। यूरिया के लिए अणुभार कितना होता है? सबसे पहले तो यूरिया का सूत्र NH2 CuNH2 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का हो गया बेटा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 14 2 16, 14 2 16, 16 16 16, 48 12 60। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया होता है 60 ग्राम प्रति मोल। अब इसको हमें सॉल्व करना है। आपने देखा था अभी कि फॉर्मूला क्या होता है? PV इक्वल टू NHT, PV इक्वल टू W/M S इंटू T। तो P इक्वल टू WST अपॉन M इंटू B। मान लगा दो। W का मान कितना दे रखा है? W का मान दे रखा है बच्चों 5 ग्राम, S का 0.0821, T का 300, M का दे रखा है 60 और V का 0.1। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट एक संख्या है, ऊपर 3 है तो 1 2 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल करोगे 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद इसको कैंसिल करो, 2 से ये आ जाएगा 1.5, यहाँ पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, ये आ जाएगा 15 एकम 15, 15 चौका 60, 40 आ जाएगा। तो P बराबर हो गया 821 अपॉन, ऊपर और तो कुछ नहीं है, अपॉन में कितना है 40 40। अब 40 से भाग करोगे 821 के लिए, 40 भाग 821। ठीक है, 40 दूनी 80, 2 1 न जाने का 0। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, 200, कितना बचा 10, 0 फिर से 2। तो बेटा ये आ जाएगा P बराबर 20.52 ATM। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये इतना परासरण दाब आएगा निकल के इस सॉल्यूशन के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने परासरण दाब के नियम को जाना और परासरण दाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, देन आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू दूंगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।